हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि इसमें हम सोशल के एक सब्जेक्ट जिससे बच्चे बहुत डरते भी हैं, जो कि हिस्ट्री है, उसके सबसे मज़ेदार चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर बोर्ड के व्यू पॉइंट से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपने इंडिया के बारे में आपको जानने को भी मिलेगा। और इसलिए फ्रेंड्स, हम इसके लिए लगातार जल्दी जल्दी वीडियोस डालेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को एक स्टोरी की तरह आपको अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपके दिमाग में एक बेसलाइन तैयार हो जाएगी। और फिर हम एक और वीडियो डालेंगे जिससे हम इसको पूरे नोट्स वाइज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा देंगे, जिससे आपको इसका हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा और लगातार देखते रहिएगा, हमारे जल्दी जल्दी पार्ट्स आएंगे। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही देखिए कि चैप्टर का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इसी का मतलब क्या है, पहले यहीं से समझते हैं। नेशनलिज्म यानी देशभक्ति। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाई, क्या क्या किया जिससे हमें आज आज़ादी मिली हुई है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हम लोगों को कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई थी। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात थी, लोग आपस में यूनाइट होना चालू हो गए। अब यूनाइट होना चालू हो गए का क्या मतलब, देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में हर चीज़ बटी हुई थी, अपने अपने अलग अलग राज्य वगैरह हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके खिलाफ सारे लोग इकट्ठे होना चालू हो गए, जिससे एक नेशनलिज्म की भावना आई। और वो लोग किसके खिलाफ थे, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। अब ये जो कॉलोनियलिज्म है, इस वर्ड का काफ़ी लोगों को मतलब नहीं पता होगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर कब्जा किए हुए थे, तो ये जो कब्जा है इसी को कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। ब्रिटिशर्स ने कई जगहों पे कब्जा किया था, तो जैसे कि इंडिया एक उसकी कॉलोनी कहलाती है। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया तो वो उसकी कॉलोनी हुई, तो वही कॉलोनियलिज्म कहलाता है। तो फ्रेंड्स, लोग यूनाइटेड हुए, इससे नेशनलिज्म की भावना आई। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि फ्रेंड्स देखिए, इंडिया में वैसे भी बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कुछ लैंग्वेज पे बेस्ड हैं, कुछ रिलीजियस पे बेस्ड हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे ये सब भी आपस में इकट्ठा होना चालू हो गए, जो कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कहलाता है। हुआ क्या, सारे ग्रुप्स इकट्ठे होने लगे, तो जितने लोग थे सब में नेशनलिज्म की भावना आने लगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ट्रांसपोर्ट की, जो ट्रेन्स जस्ट आई थी इंडिया में, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, इतना बड़ा इंडिया है, अब कहीं पर कोई लीडर हुआ, वो अपनी बात सब तक कैसे पहुंचाएगा। उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह तो होते नहीं थे, तो जैसे ही ट्रेन वगैरह आई तो उससे लोग इधर उधर आने जाने लगे, तो सब अपनी अपनी बातें इधर उधर शेयर करने लगे। तो ट्रांसपोर्ट से काफ़ी अच्छा काम हुआ, कम्युनिकेशन भी सेटअप हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। चौथी बात थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। जब पुराने वक्त में देखें तो पूरे इंडिया को जितने बड़े बड़े लोग थे, जितने अच्छे लोग थे, सब मिला के एक बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने पूरे इंडिपेंडेंस में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, जिसमें हमारे महात्मा गांधी भी थे। तो ये सारी कुछ बातें थी स्टार्टिंग की कि किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना आई। अब हम लोग डिटेल में एक एक करके चालू करते हैं कि इस चैप्टर में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो बिल्कुल स्टोरी की तरह बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग चालू करते हैं आगे की कहानी। तो फ्रेंड्स, बात है 1914 की। अब फ्रेंड्स, हिस्ट्री पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों की यही होती है, कितनी डेट्स, इतने इवेंट्स कैसे याद रखें। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ये सब दिया होगा कैसे याद करें, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप अभी सब कुछ समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात है 1914 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स थे वो भी पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने, और ब्रिटिशर्स के अंडर्स में थे इंडियंस। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ा, इंडियंस पे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स हैं, उनके पास अपनी कंट्री है, लेकिन वॉर है, और उनके पास जब पहले से इंडिया एक तरीके से उनके गुलाम हैं, तो वो उसी का तो खर्च करेंगे, अपना क्यों करेंगे। तो उससे इंडिया पर काफ़ी कुछ इफेक्ट पड़ा। क्या क्या हुआ वो हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम बदल गई, या फिर कह लें एक नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन आई इंडिया में। अब देखिए फ्रेंड्स, सही बात तो ये थी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी इंडिया में वो बहुत बुरी आई। अब देखिए, पैसा तो चाहिए ही होता है वॉर के लिए, तो उन्होंने वो सब कहाँ से लिया, इंडिया से।
तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा बहुत बुरी हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स डिफेंस एक्सपेंडिचर एक्सपेंड हुआ, यानी कि देखिए फ्रेंड्स वॉर है तो डिफेंस तो चाहिए ही, तो जो हथियार वगैरह थे और जो पैसा जाता था डिफेंस में वो और ज़्यादा जाने लगा, और ज़्यादा वो पैसा अपना डिफेंस में खर्च करने लगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या हुई फ्रेंड्स, वॉर लोन्स और टैक्स इंक्रीज हो गए, यानी जो वॉर लोन्स थे और जो टैक्सेस हमसे लिए जाते थे, पैसा वो हमसे किस फॉर्म में लेते थे, टैक्स के फॉर्म में, वो और ज़्यादा बढ़ा दिए। इसके अलावा फ्रेंड जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, यानी कि जो सामान आता जाता था उसमें जो पैसा था वो भी बढ़ा दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। ये काफ़ी मज़ेदार बात है, इसे आप याद रखिएगा कि जो आज हम इनकम टैक्स देते हैं वो उसी वक्त से चला आ रहा है, उसी वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार इनकम टैक्स। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत बुरी चीज़ करी उन्होंने, जो था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि फ्रेंड्स देखिए वॉर में तो हमें सैनिकों की ज़रूरत होती है, तो ब्रिटिशर्स ने कहा इतने सैनिक कहाँ से लाएंगे, इंडिया से कैसे लें। उन्होंने इंडिया में जो विलेजेस से, जो रूरल एरियाज थे, उन सभी में ज़बरदस्ती उनके लोगों को लेकर फ़ौज में भर्ती कर दिया, यानी आर्मी में उनको भर्ती कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉर में लड़ेंगे, जबकि इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं था वॉर में। फिर भी ये सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आया। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जो कि देशभक्ति की भावना पैदा करती हैं, तो यही सब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स उसी वक्त एपिडेमिक और फेमाइन हुआ। अब देखिए आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे हमेशा हिस्ट्री में, क्या आपने देखा है कि जब कुछ बुरा होता है तो उसी के संग बहुत चीज़ें बुरी होने लगती हैं। इसमें से एक चीज़ है एपिडेमिक और फेमाइन, यानी कि फ्रेंड्स अकाल और भूखमरी, जैसा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, भारत में अकाल पड़े, भूखमरी हुई, जिससे कि 12 से 13 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, बहुत लोगों की डेथ्स हुई और बहुत बुरा हुआ। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ फैक्टर्स बने आगे चल के। अब हम देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि केवल हमारे इंडिया पे कितना सारा बुरा असर हो रहा है ब्रिटिशर्स का। अब उसके खिलाफ इंडिया ने कैसे टैकल डाउन किया। सबसे पहले 1915 में गांधी जी वापस आए इंडिया, और उन्होंने देखा इंडिया में कैसा हाल है, इतना सब बुरा हाल है, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना चालू कर दी। सबसे पहले वो गए 1916 में बिहार में चंपारण में। आपको चंपारण बिहार याद रखना है। वहाँ पे वो क्यों गए थे, इंडिगो प्लांटर्स की वजह से। जो लोग वहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स उन लोगों से ज़बरदस्ती इंडिगो को उगाने के लिए कहते थे। इंडिगो क्या होती है, नील, आप सब जानते हो कि नीला करने के लिए जो होता है। अब फ्रेंड नील की क्या बात थी, वो एक बार किसी खेत में अगर उग जाए तो उस पूरे जगह में नील के अलावा कुछ और नहीं उग सकता, और उन लोगों को तो खाने के लिए चाहिए था, तो उनसे वो कुछ और उगाने नहीं देते थे। तो उनके सपोर्ट के लिए गांधी जी चंपारण गए थे। फिर 1917 पर आ जाते हैं, जहाँ वो गए थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहाँ पे गए थे। वहाँ पर वो लोग गए थे टैक्स रिलैक्सेशन की वजह से। देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ था, जैसे मैंने बताया ही फेमाइन चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए हुआ नहीं, क्रॉप फेल हो गए थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि टैक्स जो उनसे ली जाते हैं उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो, क्योंकि जब कुछ खाने के लिए है नहीं तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। उसके बाद फ्रेंड 1918 में वो गए थे अहमदाबाद गुजरात, जहाँ पर वो गए थे कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। कॉटन मिल वर्कर्स चाहते थे कि उनके जो वेजेस हैं, जो उन्हें पैसा मिलता है, वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उस वजह से 1918 की बात है, यानी फेमान चल रहा था, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने गांधी जी वहाँ पे गए थे उनका सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि गांधी जी 3 सालों में 3 जगह गए, और इन सभी चीज़ों की वजह से भी देखा जाए तो नेशनलिज्म की भावना और ज़्यादा बढ़नी चालू हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि फिर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सत्याग्रह के बारे में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। सत्याग्रह जो कि गांधी जी जिसके लिए पॉपुलर थे। इसके अलावा गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, यानी नॉन वायलेंस। तो फ्रेंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या था सत्याग्रह, उसके क्या फीचर्स थे, तो उसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स गांधी जी कहते थे कि अगर सारे लोग, यहाँ तक कि ऑपरेसर, यानी कि जो उन लोगों पे दबाव बनाता है, यानी कि कह लीजिए ब्रिटिशर्स की बात चल रही है, उन सभी को अगर हम ट्रुथ बताएं कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही, तो वो लोग गलत करेंगे ही नहीं। यानी कि इस सत्याग्रह का मेन बात थी कि सभी लोगों तक ये पहुंचाना क्या ट्रुथ है, जिससे कि अपने आप कोई वॉयलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि हमें बेसिकली वॉयलेंस का यूज़ नहीं करना है, ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ नहीं थोपनी है कि आपको ये करना ही करना है, हमें बस उसे ट्रुथ बताना है।
तो ये चीज़ थी सत्याग्रह के बारे में। इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं यानी पॉइंट्स जो इसके हैं वो पॉइंट्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत पॉपुलर एक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया था, जिसके हेड थे सर जस्टिस रॉलेट, जिनके नाम से ये रॉलेट एक्ट पड़ा है। तो फ्रेंड्स ये जो एक्ट था वो बहुत जल्दबाजी में एकदम से लिया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि सत्याग्रह वगैरह हो रहा है और गांधी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में एक एक्ट पास किया जो था रॉलेट एक्ट। ऐसा क्या था उस एक्ट में? देखिए फ्रेंड, उस एक्ट ने जो पुलिस थी उसको बहुत ज़्यादा पावर दी। उसमें कहा गया कि जो पुलिस है वो बिना किसी वारंट के या बिना किसी चीज़ के भी किसी भी इंसान को पकड़ के इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, यानी कि जेल में डाल सकते हैं, और कहीं पे भी रेड कर सकते हैं, किसी भी जगह को चेक कर सकते हैं। ये सारी पावर्स उसे दे दी गई। इसके अलावा बिना ज्यूरी से ट्रायल लिए, अब ज्यूरी यानी कि फ्रेंड्स उस वक्त ज्यूरी हुआ करती थी जो कि जजेस का ग्रुप होता था जो कि न्याय वगैरह देता था, उनसे बिना पूछे यानी उनके बिना सुनवाई के आप 2 साल तक किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं और 2 साल तक उसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स ये सारा जो मामला था ये सबसे पहले एक बिल था। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी लॉ पास होता है तो पहले वो एक बिल होता है, और जब बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो जब ये बिल आया तो लोगों ने सोचा कि इसके बारे में कि ये तो कैसा बिल है, तो इसको ब्लैक बिल बोला गया। सब लोगों ने इसको ब्लैक बिल बोला, भारतीय लोगों ने। और गांधी जी ने उस वक्त वार्निंग भी दी इन सभी लोगों को कि अगर आपने इस बिल को पास कर दिया और एक्ट बना दिया तो हम लोग फिर से सत्याग्रह करेंगे, हड़ताल करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए भी इसको एक एक्ट बना दिया। तो फ्रेंड्स अब एक्ट बन चुका है, तो अब देखते हैं कि उसके खिलाफ गांधी जी ने फिर क्या किया। तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट तो पास हो ही चुका था और उसके खिलाफ तो गांधी जी को आवाज़ उठानी थी, क्योंकि वो तो पहली वार्निंग दे चुके थे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल पर बैठेंगे। और ये बात आग की तरह पूरी कंट्री में फैल गई, सब लोगों के पास पता चल गई ये बात कि गांधी जी हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो सभी लोग उनका सपोर्ट करने लगे, अपनी अपनी जगह सब लोग तैयार हो गए कि वो भी हड़ताल करेंगे। और फ्रेंड्स ये बात ब्रिटिशर्स को भी पता चलनी थी, उन्हें भी पता चली, और रॉलेट एक्ट तो पास हो ही चुका था। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही गांधी जी हड़ताल पर बैठे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी बात थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आया। और केवल गांधी जी को ही नहीं, गांधी जी को फ्रेंड्स पलवल से, ये बात याद रखने की है, गांधी जी को पलवल से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अमृतसर में भी हड़ताल हो रही थी। तो अमृतसर के भी 2 बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, एक डॉक्टर सैफुद्दीन और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। इसके अलावा जो डॉक्टर सैफुद्दीन थे उनका पूरा नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचली था, उन्हें आप सैफुद्दीन भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि अमृतसर से थे, और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो जब ऐसे पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि एक तो रॉलेट एक्ट भी पास किया और उसके बाद ये सारे काम किए, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा आने लगा। और उसके बाद फ्रेंड्स हुई बहुत मेन चीज़ जिसको हम सब जानते हैं, जो कि था जलियांवाला बाग कांड, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या था जलियांवाला बाग का कांड, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैस्केयर, यानी जलियांवाला बाग मैस्केयर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इतने सारे लीडर्स वगैरह अरेस्ट हुए, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, उसमें लोगों ने सोचा कि उस दिन 13 अप्रैल को आके वो लोग एक मीटिंग करेंगे। एक्चुअली में वो कोई प्रोटेस्ट नहीं था, जस्ट इस पर एक डिस्कशन था कि इतने सारे लीडर्स अरेस्ट हुए हैं और ये रॉलेट एक्ट भी है, इस सभी के खिलाफ वो एक मीटिंग करना चाहते थे, जिसके लिए वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। बस क्या था फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में, थाउजेंड्स में लोग इकट्ठा हुए थे। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, जो जनरल डायर था जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने पूरे बाग के जितने भी गेट्स थे, ओपनिंग्स थी, उन सभी को बंद करवा दिया और ओपन फायरिंग करवा दी। वहाँ पे थोड़ी देर में देखते देखते चारों तरफ लाशें बिछ गईं, चारों तरफ खून ही खून हो गया। तो फ्रेंड्स इतना हत्याकांड जो ये सब हुआ था, ये सब एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हुआ था। दरअसल इसका मेन एम क्या था, ब्रिटिशर्स ने, इनका मेन एम था कि जो सत्याग्रहीज हैं जो कि गांधी जी के संग हैं, उनको ये दिखाना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे आपके संग। तो ये एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने और भी काफ़ी कुछ किया था। तो फ्रेंड्स क्लैशेस हुए, स्ट्राइक्स हुई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला किया गया, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थी उन पर लोगों ने हमला किया, आग वगैरह लगाई।
तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हुई जिसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने फिर से एक बहुत ब्रूचुअल रिस्पॉन्स उनके खिलाफ सामने देखने को मिला। उन्होंने जितने भी सत्याग्रही थे उनको नाक रगड़ने पे मजबूर किया स्ट्रीट्स पे। इसके अलावा स्ट्रीट्स पे क्रॉल करने के लिए यानी कि रेंगने के लिए उनको कहा गया। इसके अलावा जितने भी साहिब लोग थे यानी साहब जो होते हैं उन सभी को सैल्यूट करने यानी सलाम करने के लिए भी बोला गया। तो फ्रेंड्स ये सारी बहुत बुरी बुरी चीज़ें उनके संग करवाई गई थी। ये सब मोरल इफ़ेक्ट का एक हिस्सा है। ये सारा डर और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बिठाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। और फ्रेंड्स इतना सब देखते हुए गांधी जी ने अपना सत्याग्रह रोक दिया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने बस इतना देखा कि किस तरीके से गांधी जी आए इंडिया में और क्या क्या उन्होंने करना चालू किया, जिसके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपना रेस्पॉन्स दिखाया। अब फ्रेंड्स हम आगे अगली वाले पार्ट में और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से गांधी जी ने इसके खिलाफ टैकल किया था और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो इस तरीके से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अभी तक की कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई पर्सनल चीज़ आपको डाउट में पूछनी है, अच्छे समझनी है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप पर आइए और आपको जो भी डाउट है हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड बस इस चैप्टर को बहुत मज़े की तरह लीजिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपको और आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और मज़ा आता जाएगा। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, हिस्ट्री मस्त है एकदम, तो उन्हें भी शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।